हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कल आपको आज दूसरा लेक्चर आपका वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश का जो था वो उसका दूसरा लेक्चर आज है। कल आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी और आज के लिए हम आपसे शुरू करते हैं वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं। ये हम बताएंगे, तो हम आपको शुरुआत करते हैं। कल वाली चीज़ें आपने देखी होंगी, शायद आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और आज भी आप 30-35 मिनट जो अपना समय देंगे उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो मैं सीधा सा शुरू करता हूं, ज़्यादा आपका समय न लेते हुए, ज़्यादा कोई बातें ना करते हुए मैं सीधी सी शुरू करता हूं। पहली हेडिंग आज की आपको जो बताने जा रहा हूं, पहली चीज़ वो है वैद्युत क्षेत्र। बहुत सिंपल सी है, बहुत तुरंत ही आप समझ जाएंगे। होता क्या है कि अगर कोई आवेश रखा हुआ है, मान लिया ये प्लस क्यू आवेश है, और भी कई सारे आवेश हो सकते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि मान लो एक कोई आवेश रखा हुआ है। ये आवेश रखा हुआ है तो उसके आसपास चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चारों ओर एक ऐसी जगह आ जाती है जिसमें इस आवेश के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि हर चीज की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। मैं यहाँ इस क्लास में बोल रहा हूँ, आपको क्लास में सुनाई दे रहा है, लेकिन अगर इस मैं पूछूं आपसे, क्या दूसरे क्लास वाले भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं? उन लोगों को नहीं सुनाई देगा। आप लोगों के कमरे में जो लाइट जलती है वो आपके कमरे में प्रभाव दिखाती है, आपके कमरे में प्रकाश उत्पन्न करती है, लेकिन अगर मैं दूसरे कमरे की बात करूं तो दूसरे कमरे में उसका प्रभाव नहीं हो पाता, नहीं दिखाई देता। इसी तरीके से ये जो आवेश है उसके चारों ओर एक ऐसी जगह होती है जिसमें इस आवेश के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। कैसे कि अगर आप कोई दूसरा आवेश ले आते हो, किसी भी प्रकार का हो सकता है, धन या ऋण कुछ भी, प्लस क्यू भी हो सकता है, माइनस क्यू भी हो सकता है, तो ये आवेश ले आओगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जैसे इस सीमा के अंदर ये आवेश आएगा दूसरा प्लस Q2, तो ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करने लगेगा, यानी कि इस पर एक बल लगने लगेगा। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। तो आपको एक बल लगने लगेगा इस पे और आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई एक आवेश रखा हुआ है जो इसे प्रभावित कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। कोई आवेश रखा हुआ है, उसके चारों ओर की एक ऐसी जगह होती है जिसमें कोई दूसरा आवेश ले आओगे तो उसे एक बल का अनुभव होगा, तो उस क्षेत्र को, उस जगह को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। तो इसकी अगर सीधी सी परिभाषा आप लोगों से बताई जाए तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा हुई किसी आवेश या आवेश समुदाय, 2-3-4 आवेश भी हो सकते हैं, कई आवेश भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में आई आपको बात? इसी वैद्युत क्षेत्र यानी कि इसी से बिल्कुल मिलती जुलती यहां से एक चीज आती है, वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती? ये आपका जो आवेश रखा हुआ था, इसके चारों ओर एक क्षेत्र बन रहा था, एक जगह बन रही थी, जो मैंने यहाँ पे किसी भी प्रकार का हो सकता है, कैसी भी हो सकती है वो, तो इसमें एक कल्पित रेखाएं होती हैं, इसमें एक रेखाएं होती हैं जो आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। आपने परिभाषा पढ़ी होगी कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ है काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र व पृथक धनावेश स्वतंत्र रूप से चलता है, ऐसे करके आपने परिभाषा पढ़ी होगी। मैं आपको बहुत छोटा सा बताता हूं कि वैद्युत बल रेखा होती क्या है। वैद्युत बल रेखा ये है कि आप कोई आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे ये प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, मैं दोबारा से आपको बताने की कोशिश करता हूं वैद्युत बल रेखाओं को, यहां पे कि अगर ये कोई आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है तो इसके पास आप कोई दूसरा प्लस क्यू आवेश ले आओ। आप मान लो कोई यहां पे दूसरा एक प्लस क्यू छोटा सा परीक्षण आवेश कोई ले आए, तो ये इसे क्या करेगा? इसे प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि इसे दूर भगाने की कोशिश करेगा। आप यहाँ पे कोई अगर छोटा सा परीक्षण आवेश रखते हो तो वो क्या करेगा? वो भी इसे दूर भगाने की कोशिश करेगा। तो
दूसरी परिभाषा इसकी ये निकलती है वैद्युत बल रेखा की कि स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। अगर आप किसी वैद्युत क्षेत्र में हैं और उसमें कोई धनावेश रख दो तो वो धनावेश जहां की ओर गति करेगा वही वैद्युत बल रेखा की दिशा होती है, यानी कि स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। तो वैद्युत बल रेखा की परिभाषा अभी जो आपको बताई हुई थी कि वैद्युत बल रेखा किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र व पृथकृत धनावेश स्वतंत्र रूप से चलता है। कहने का मतलब अगर आप वैद्युत क्षेत्र के अंदर हैं, मान लिया ये कोई वैद्युत क्षेत्र है माना, तो इस वैद्युत क्षेत्र में आप कहीं धनावेश रख दोगे कोई छोटा सा, तो वो जिस ओर गति करेगा वही वैद्युत बल रेखा की दिशा हो जाएगी, यानी कि वही वैद्युत बल रेखा हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे कुछ आपको छोटी छोटी सी चीजें, जैसे मैं आपको फिर बताने की कोशिश करूं कि ये कोई प्लस आवेश है ऐसे, अब आपसे पूछा गया कि इसके कारण वैद्युत बल रेखा क्या होंगी। हमने आपको पहले ही बताया हुआ कि वैद्युत बल रेखा आपको करने के लिए केवल आपको प्लस आवेश रख देना है। यहाँ पे कोई प्लस रखो, ये भी प्लस है और आप भी प्लस आवेश ले आ रहे हो तो वो कहाँ की ओर जाएगा, दूर की ओर जाएगा। यहाँ कोई प्लस रखो, ये भी प्लस आवेश है और आप भी प्लस रख रहे हो, वो कहाँ की ओर जाएगा, दूर की ओर जाएगा। यहाँ प्लस रखो, यहाँ 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 की ओर जाएगा। ये देखो वैद्युत बल रेखा बन गई। आपको केवल इतनी सी चीज ध्यान रखनी है कि कोई आप प्लस आवेश ले आओ और प्लस आवेश पास में रखो और ये देखो कि प्लस आवेश किस ओर गति करेगा, किस ओर जाएगा। ये वैद्युत बल रेखा बन गई, कोई दिक्कत ही नहीं। क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा, दूसरा जैसे ये माइनस आवेश है, इसके कारण किसी ने पूछा कि वैद्युत बल रेखाओं की दिशा कहाँ की ओर होगी, तो आपने फिर क्या करना है, इधर प्लस आवेश रखो। अब क्या होगा, जब यहाँ पे आप प्लस आवेश रखोगे, कोई ये माइनस है और आप प्लस रख रहे हो, तो वो क्या करेगा, आपको पास बुलाएगा, यानी कि इस ओर ऐसे कुछ। यहां रखोगे तो इस ओर ऐसे कुछ, यहां रखोगे तो, यहां रखोगे तो, यहां रखोगे तो, यहां रखोगे तो ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। कल आपको बताए थे कि प्लस और माइनस यानी कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये माइनस था, आपने यहाँ प्लस रखा, ये अपने पास बुलाएगा। यहाँ प्लस रखा, वो अपने पास बुलाएगा। यहाँ प्लस रखा, वो अपने पास बुलाएगा। और इस तरीके से वैद्युत बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी। तो प्लस के कारण जो वैद्युत बल रेखा बाहर की ओर जा रही थी, दूर की ओर जा रही थी, और माइनस अगर कोई आवेश है उसके कारण वैद्युत बल रेखाएं कहाँ की ओर आएंगी, पास आएंगी। अब जैसे कोई दो आवेश रखे हुए हैं, ये एक प्लस रखा हुआ है और एक ये माइनस रखा हुआ है, मान लिया ऐसे कोई दो आवेश रखे हुए, इनके कारण आपसे पूछा गया कि बताओ वैद्युत बल रेखा कहाँ की ओर होगी। तो आप देखो भैया, यहाँ कहीं प्लस रखोगे तो ये प्लस कहाँ की हो जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा, इससे दूर की ओर, इससे पास की ओर। ये ऐसे हो जाएंगी, ये ऐसे हो जाएंगी, ये ऐसे हो जाएंगी, ये ऐसे हो जाएंगी, और इसी तरीके से यहाँ भी आपको इस तरीके से जाती हुई दिखाई देंगी और यहाँ पे पास आती हुई दिखाई देंगी। इस तरीके से आपको वैद्युत बल रेखाएं बन जाएगी, यहाँ से दूर जाती हुई और इस तरीके से प्लस से, और यहाँ पे पास आती हुई। तो वैद्युत बल रेखाओं के लिए आपने किया क्या, वैद्युत बल रेखाओं के लिए केवल आपने क्या किया, प्लस आवेश रख दो। वो प्लस आवेश जहां की ओर गति करेगा, जहां भी जाएगा, वो वैद्युत बल रेखा की दिशा होगी, यानी कि वही वैद्युत बल रेखा होगी। ठीक है, ये सारी चीजें आप इन तीन चीजों से समझ गए होंगे वैद्युत बल रेखा कि स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। इतनी सी बात है। चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक मिनट के लिए आप जहां भी प्लस आवेश रख दोगे, जिस ओर भी जाएगा वो वैद्युत बल रेखा की दिशा होगी। तो अभी आपको वैद्युत क्षेत्र बताया, वैद्युत बल रेखाएं बताई, ये तो चीजें अभी आपको बताई और आप बहुत आसान भी है, समझ भी पा रहे होंगे। इसमें क्या है, एक चीज और आपको थोड़ा सा बताएं हम,
वैद्युत बल रेखाओं के गुण। बिल्कुल कुछ आपको बता रहे हैं कि इन वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, इन वैद्युत बल रेखाओं की विशेषता क्या होती है, ये आपको कुछ बताने की। वैसे सब लोगों को पता होगा कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपने देखी ना हो या आपको पता ना हो। जैसे पहला गुण आपने क्या देखा, पहला आपने देखा कि वैद्युत बल रेखा कहां से प्रारंभ होती है, प्लस से प्रारंभ होती है और माइनस की ओर जाती है, धन से प्रारंभ होती है। कहां से वैद्युत बल रेखा, धन से, धनावेश से ऋणावेश की ओर। ठीक, पहला गुण ये भी आपको बता रहे थे कि ये धन से देखो शुरू हो रही है, कहां की ओर जा रही है, ऋणावेश की ओर जा रही है। ये धन से स्टार्ट हो रही है, कहां की ओर जा रही है, ऋणावेश की ओर जा रही है। तो पहला गुण इसका ये हुआ कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होती है और ऋणावेश की ओर जाती है। दूसरा गुण क्या हुआ, दूसरी चीज देखो आप थोड़ी सी बात, अगर आप वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हो, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, जैसे ये वैद्युत बल रेखा थी और आपने यहाँ पे स्पर्श रेखा खींची, मान लो ये बिंदु है, स्पर्शी स्पर्श रेखा, स्पर्श करती हुई रेखा, ये आपने शायद पढ़ी होगी पहले से, आप जानते होंगे। तो आपने अगर बल रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची तो उस बिंदु पर वह स्पर्श रेखा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। यानी कि ये काय की दिशा को बताएगी, धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को। यानी कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रखे धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा बताती है। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा इसमें कि अभी आपको यहाँ बताया कि ये वैद्युत बल रेखा थी, इसका ये कोई बिंदु P मान लिया, इस पे कोई धनावेश रखा हुआ है, मान लो आपका Q0। तो ये धनावेश आप स्पर्शी खींचोगे तो इस धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा इस स्पर्शी के अनुदिश होगी। ये आपको ये बात बता देगा। ठीक है, दूसरा गुण ये हो गया। तीसरी चीज एक और देख लो आप, एक महत्वपूर्ण है कि इनमें जितनी भी बल रेखाएं बनी हुई है कहीं भी एक दूसरे को काट नहीं रही है, जो भी चित्र में यहाँ पे बना हुआ है। तीसरा गुण, ये जो महत्वपूर्ण गुण है इसका, वो ये है कि यहाँ पे मैं लिखे देता हूं, दिखाई दे रहा होगा शायद आपको। तीसरा गुण है कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये आपको तीसरा गुण याद रखना है कि कोई भी अगर आप दो वैद्युत बल रेखा, जैसे देखो उसमें बनाई हुई है 1 2 3 4, ये पांचों बनी हुई है, लेकिन पांचों बल रेखाओं में कोई एक दूसरे को नहीं काट रहा है। तो दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती है ये भी आप यहाँ समझ लीजिए, यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये भी समझ लीजिए कि जैसे आपने मान लो दो बल रेखा बनाई, एक मान लो ये बना ली, ये भी बल रेखा है, मैं केवल दिखाने के लिए आपको बनाए देता हूँ वैसे अंदाजे के लिए। और दूसरी बल रेखा मान लो आपने बना दी ऐसे करके, ये CD है, एक CD बल रेखा है मान लिया आपने, और ये अगर जैसे ऐसे आपने काटती हुई बना दी, तो अब इस पे होगा क्या कि इन दोनों का जो कटान बिंदु होगा वो घनिष्ठ बिंदु वो हो जाएगा P। ठीक, इस पर अगर अब आप कोई आवेश रख रहे हो, इस पे मान लो अगर आपने P पे कोई Q0 आवेश रखा, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, तो अभी हमने आपको दूसरे नियम में, इसीलिए मैंने ये नियम मिटाया नहीं है कि आप लोग इसे देख पाए। इसमें आपको क्या बताया था कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी
उस स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रखे धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा बताती है। तो आप यहां देखो AB के लिए जो आपकी AB बल रेखा है उसके लिए ये बिंदु है, उस पे स्पर्शी खींचो तो ये स्पर्शी आएगी ऐसे, ये देखो ये AB वैद्युत बल रेखा के लिए काहे की दिशा निकल आई, उस बल की दिशा निकल आई। अब आप चूंकि ये जो P बिंदु है वो CD पर भी है, उभयनिष्ठ बिंदु है, कटान बिंदु है, वो तो दोनों रेखाओं पे होगा। अब आप अगर CD के लिए खींचते हो, आप लोग थोड़ा सा गौर करके यहाँ पे देखना है, CD के लिए अगर खींचते हो तो CD के लिए आती है ये ऐसी, ये मान लिया F2, F1 है AB के लिए, AB बल रेखा के लिए, AB बल रेखा, और ये F2 है CD बल रेखा के लिए। अब आप बताओ, आवेश एक ही था Q0, आवेश एक ही था, ये यहां पे बिंदु एक ही था P, आवेश उस पर Q0 ही रखा हुआ है। इस आवेश पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित हुई, एक ये F1 और एक ये F2। एक ही आवेश है, एक ही बिंदु पे रखा हुआ और बल की दिशाएं कितनी निकल के आ रही हैं, दो, जो कि संभव नहीं है। बल की दो दिशाएं संभव नहीं है, और अगर बल की दो दिशाएं संभव नहीं है, इससे हमें यह पता चलता है कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। तो देखो अभी आपकी पढ़ी हुई चीजें भी होंगी, छोटी छोटी सी, मैं तो थोड़ा सा आप देख लो। पहला ये है कि धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है वैद्युत बल रेखाओं की दिशा। दूसरा ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रखे धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। एक ये है कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि ये काटेंगी तो उस कटान बिंदु पर, उस उभयनिष्ठ बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाले बल की दिशाएं दो हो जाएंगी, जो संभव नहीं है। इसलिए दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं। ये कुछ प्रमुख गुण थे, ये हमने आपको बता दिए, आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं। 1 मिनट के लिए आप ये देख लो, सब कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद मैं आपको अगली चीज बताता हूं। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे। इसे मैं मिटा देता हूं यहाँ पे। अब आपकी अगली चीज आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चाहे इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह लो या इसे वैद्युत क्षेत्र कह लो, दोनों का मान बराबर है, दोनों का मतलब बराबर है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। दोनों चीजें सेम है, इसे आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह लो या वैद्युत क्षेत्र कह लो। सबने परिभाषा पढ़ी होगी, सबको बिल्कुल याद होगा एक फॉर्मूला, ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, ये सबको बिल्कुल अच्छे से याद होगा। ये होता क्या है, फॉर्मूला होता है ई वेक्टर, यानी कि ई बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो। ई बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो कहने का मतलब कि अगर क्यू जीरो 1 हो जाए, क्यू जीरो 1 कूलाम हो जाए, तो क्या होगा, ई बराबर हो जाएगी आपकी एफ के। यह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसी को आप कहने लगते हो वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों चीजें बराबर है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ही नहीं होगी इसमें। क्यू 1 कूलाम, तो ई बराबर क्या निकल के आया एफ, यानी कि इसकी आप परिभाषा क्या दोगे, इसकी परिभाषा दोगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही, या किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। Q0 ये परीक्षण आवेश था। अच्छा, परीक्षण आवेश यहां पर बार बार आपको बताया जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा आपको परीक्षण आवेश के बारे में बता दूं। परीक्षण आवेश, बार बार आपने परीक्षण आवेश पढ़ा होगा। ये परीक्षण आवेश एक इतना अल्प आवेश होता है, जिसे आप ऐसे से प्रेजेंट करते हो। परीक्षण आवेश एक इतना अल्प आवेश होता है
जो किसी वैद्युत क्षेत्र को परिवर्तित नहीं करता। जैसे अगर मान लो ये कहीं प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और इसके कारण कोई क्षेत्र होगा, आप अगर ये परीक्षण आवेश यहाँ रख दो इसके आसपास, इसके वैद्युत क्षेत्र में कहीं भी चारों तरफ ऐसे, तो ये परीक्षण आवेश इसके आवेश को प्रभावित नहीं करेगा। यानी कि परीक्षण आवेश का स्वतः कुछ नहीं, इतना अल्प आवेश होता है कि ये किसी दूसरे आवेश को कुछ डिस्टर्ब नहीं करता, उसके तीव्रता को या उस किसी भी तरीके से उसे प्रभावित नहीं करता। यानी कि जो किसी को प्रभावित नहीं करता, किसी अन्य आवेश को, वो क्या है, वो परीक्षण आवेश है। तो परीक्षण आवेश आप कहीं भी रख दो, कुछ भी कर दो, परीक्षण आवेश से कोई दिक्कत नहीं होती, ये इतना अल्प होता है, इतना छोटा होता है। तो ठीक है, वही मैं यहाँ बता रहा था। तो परिभाषा आप क्या दोगे, अब आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये परीक्षण आवेश था, इसका मान अगर आप 1 कूलम मान लें तो ये इधर 1 हो जाएगा, तो E बराबर F। यानी कि आप क्या कहोगे कि किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये है बल और ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपने क्या देखा कि अगर 1 कूलम आवेश रखा हुआ है, 1 कूलम कोई परीक्षण आवेश है किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उस पर जो बल कार्य करेगा उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। परिभाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल इन छोटे से फॉर्मूलों से देख सकते हो, खुद ही आप इनसे परिभाषा बना सकते हो। इसमें क्या हुआ, फिर मैं दोबारा से आपको एक बार रिपीट करा दूं कि एकांक परीक्षण आवेश पर, ये देखो क्यू कूलम 1 माना था ना, तो E बराबर F निकल के आ रहा था। यानी कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, समझ गए आप लोग। अच्छा, अब इसके मात्रक की बात कर ले। देखो मात्रक, तो फिर यहां फॉर्मूला देखो, E बराबर क्या हो रहा था, F अपॉन Q0 या ये। ठीक, इसमें आप वेक्टर लगाओ या नहीं, मात्रक के लिए कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हमें बताओ F का मात्रक क्या होता है। F मतलब बल और बल का मात्रक न्यूटन। अच्छा, और Q0 यानी कि परीक्षण आवेश और आवेश का मात्रक कूलम। तो भैया बताओ जरा आप, मात्रक क्या निकल के आया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या निकल के आया, न्यूटन प्रति कूलम। क्या दिक्कत हुई इसमें, F का मात्रक न्यूटन, Q का मात्रक कूलम, तो इसका आपका जो मात्रक निकल के आया वो निकल के आया न्यूटन पर कूलम। तो आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देख ली, क्या होती है। आपने वैद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता है या वैद्युत क्षेत्र है, उसे कुछ भी कह लो, उसका आपने मात्रक देख लिया। मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। ये आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई आप तुरंत से बता दोगे। ठीक, अब इसकी हम विमा की बात कर लें, क्योंकि कल भी विमा की बात कर रहे थे, पिछले लेक्चर में भी कुछ राशियां होती है। तो इसकी अगर हम विमा की बात करेंगे, तो मैं हमेशा से कहता रहता हूं आप लोगों को कि विमा निकालने के लिए ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत ही नहीं है। यहां देखो, अच्छा, न्यूटन यानी कि बल, और बल की विमा क्या होती है, mlt-2। कल भी इसे बताए हुए थे, mlt-2। ये कल जब आप लोगों को याद होगा एप्सिलॉन नॉट की विमा निकाल रहे थे, तब हमने आपको ये चीजें बताई थी। ये बल की विमा क्या होती है, mlt-2, और कूलम I बराबर Q बराबर जो होता है, फॉर्मूला कल आपको बताए थे, I बराबर Q अपॉन T होता है। ठीक है, तो Q बराबर क्या हो जाता है, IT। I मतलब एम्पियर और T मतलब AT। याद आ रहा है, कल बताए हुए थे। तो ये कूलम है, और कूलम क्या होता है, A और T। अब इसे बताने की कोई जरूरत ही नहीं रह गई, सीधा सा हो गया। इसे आप कर दो, M की जगह M, ठीक है, L की जगह L, और ये A है, A कहां पहुंच जाएगा, A आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा A-1, और भैया ये T एक नीचे है, ऊपर जाके ऋण हो जाएगा, ऋण 2 पहले से ही थे, तो जुड़ के कितना हो जाएगा, T-3। तो आप हमें बताओ कितनी निकल के वैद्युत क्षेत्र की या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा निकल के आई, ML-A-1 T-3, ML-A-1 T-3, ये होगी इसकी विमा। तो वैद्युत क्षेत्र की दोनों चीजें आपको पता चली। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने देखी कि परिभाषा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक देख लिया, न्यूटन पर कूलम, ये देखो हमने नीचे मात्रक भी लिख दिया है।
फिर इसकी विमा, ये आपको विमा भी बता दी है, ml a-1 t-3। ये आपका वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पूरी चीजें इसके बारे में, परिभाषा हो गई, मात्रक हो गया और विमा हो गई। ठीक है, देख लिया आप सबने, मिटा देते हैं इसे, एक बार देख लो थोड़ा सा अगर देखना है। ये मात्रक है, ये विमा है, और ये आपका जो है वो परिभाषा है, किस तरीके से हमने निकाली हुई थी। अच्छा, इसमें एक चीज और आप देख लो, इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि बल का अगर कोई मान पूछे कि अगर ई क्षेत्र में कोई Q0 आवेश या Q आवेश रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, तो ये देखो यहां पे मैं आपको लिख दूं E बराबर F/Q या Q0, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा ये किसी आवेश पर लगने वाला बल जो आप निकालोगे तो वो हो जाएगा F बराबर Q। इसे भी आप थोड़ा सा देख लेंगे, साधारण सी चीज थी पर एक बार आप देख लेंगे इसे तो ठीक रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, ये आपके लिए हो गया। अगली चीज है आपकी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की ये आपको देखना है। देखो, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि अगर कोई आवेश रखा हुआ है कहीं पे और उसके कारण आपको तीव्रता निकालनी है तो वो कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला आपको सब याद होगा पर मैं आपको समझा देता हूं, बिल्कुल सरल है ये। जैसे मान लिया ये कोई बिंदु है O, इस पर आपका एक बिंदु आवेश रखा हुआ है +Q, ठीक। इससे कुछ दूरी पर, कितनी भी दूरी ले सकते हो आप, मान लिया इससे कि स्मॉल r दूरी पे, डिस्टेंस कितनी है, दूरी स्मॉल r, इस स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। अब आपको यह बताना है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इस +Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कितनी होगी, ये आपको बताना है। कितना सरल है। आपने इसमें क्या किया कि मान लिया कि कोई परीक्षण आवेश Q0 है, वो इस पे रखा हुआ है, अभी आपको हम परीक्षण आवेश बताए थे, ठीक है। आपने क्या मान लिया कि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश क्या रखा हुआ है, Q0 रखा हुआ है। अब आप बताओ मुझे +Q ये और +Q ये, तो प्लस प्लस के बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, F लगेगा। इतनी बात समझ में आई आपको। चित्र फिर देख लो आप अगर पेपर में लिखोगे, देखो एक चीज और मैं अभी आगे भी आपको बताऊंगा, अभी ये तो शुरुआत है इसकी, कि पेपर में जब आपको लिखना है, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, पेपर में जो आप कॉपी लिखोगे उसमें एग्जामिनर जो आपकी कॉपी जांचने वाला होता है उसे पता नहीं होता कि आप होशियार हो कि नहीं हो, उसे ये पता नहीं होता, वो नहीं जानता कि आप क्लास में टॉपर रहे हुए हो, ना तो आप कॉपी में ही लिख के भेजते हो कि सर मेरी कॉपी अच्छे से चेक करना, मैं इस क्लास का टॉपर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता है। उस समय क्या होता है, उस समय आपकी लिखावट जो होती है, आपके लेखन का तरीका, आंसर लिखने का तरीका होता है, वो जाके एग्जामिनर को बताता है कि ये लड़का होशियार है, इसकी कॉपी अच्छे से चेक करो। तो लिखना आपको बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे से। आप जब इसकी भाषा लिखोगे थोड़ी सी, तो आप सीधा सा लिखोगे कि माना कोई बिंदु O है, उस पर कोई आवेश +Q रखा हुआ है, इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। फिर आप क्या हो, माना बिंदु P पर कोई आवेश Q0 रखा, कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा, और Q0 पर लगने वाले बल की दिशा ये होगी, ये आपने इतना लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब आप क्या करोगे, अब आप हमें बताओ कि जो वो आपका परीक्षण आवेश है Q0, उस पर लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा, F।
तो आप लोग थोड़ा सा पीछे जाओ। वैद्युत बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किन के नियम से निकालते थे? कल बताया था कूलाम के नियम से। क्या होता है? 1/4πε0, माध्यम का परावैद्युतांक है तो K, Q1 का मतलब Q, Q2 का मतलब ये अपॉन R²। यही तो बताया हुआ था। Q0 यानी कि इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 के Q0 अपॉन R²। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो, ये चित्र यहां से बना हुआ है, इतना देखो, कोई दिक्कत? किसके नियम से हुआ? ये कूलाम के नियम से। कल आपको बताया हुआ था ये किसके नियम से हुआ? कूलाम के नियम से हुआ। ठीक, अब अभी थोड़ी देर पहले बताया है ये बल इतना हो गया, तब तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है? F अपॉन परीक्षण आवेश। ये तो अभी थोड़ी देर पहले बताए हुए थे। अब आप इसमें ये F का मान रख दो तो E बराबर क्या हो जाएगा? F कितना है? 1/4πε0 के परावैद्युतांक हो गया Q0 अपॉन R², और बटे में क्या हो गया आपका? ठीक, इससे ये कैंसिल हो गया। तो आपका E बराबर क्या बचा? E बराबर आपका बचा 1/4πε0 के Q अपॉन R²। क्या दिक्कत है इसमें बताओ? ये तो बचा 1/4πε0 के ये Q, ये R², ये Q0 से ये Q0 कैंसिल हो गया। अब यदि माध्यम निर्वात या वायु में है, थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखिए, निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए K बराबर कितना होता है? 1, तब E बराबर हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q अपॉन R²। आपका फाइनल आंसर ये निकल के आ गया। बताओ क्या दिक्कत हुई? कुछ है ही नहीं इसमें, कितना सरल है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना कोई बिंदु O है, उस पर कोई आवेश +Q रखा हुआ है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, इस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपने मान लिया कि इस पे कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, ठीक, उस पे लगने वाला बल ये F इस तरफ होगा प्रतिकर्षण का, क्योंकि प्लस है। आपने सीधा लिखा कि तब Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल का मान F बराबर 1/4πε0 के Q0 अपॉन R², कूलाम के नियम से, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर F अपॉन Q0। आपने वैल्यू रख दी, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, ये निकल के आया E बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन R²। और निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए K का मान कितना होता है? 1, तो K की जगह यहाँ पे 1 हो गया, तो E बराबर निकल के आया 1/4πε0 Q अपॉन R²। ये फाइनल आंसर है आपका। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? 1 मिनट का समय आपके लिए, आप थोड़ा बोर्ड पे देख लीजिए सारी चीजें। देख लिया? ठीक है। एक चीज छोटी सी इसमें मैं आपको और बता दूं, बस बहुत छोटी सी चीज है, आप तुरंत देख मतलब समझ जाओगे। इसमें कुछ आपको विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। ये मैं आपको थोड़ा सा मिटा दूं। और एक चीज और बस फिर आज का लेक्चर यही आपका समाप्त हो जाएगा। बाकी की बातें अपन फिर करेंगे कभी। आगे की चीज मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे हमने आपको बताया कि ये इस तरीके से आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ऊपर की ओर है, मान लो E, और इस पर कोई आवेश रखा हुआ है इधर +Q। वैद्युत क्षेत्र है आपका वो इस तरीके से ऊपर की ओर,
और उसमें आपका आवेश कौन सा रखा हुआ है, आवेश आपका रखा हुआ है प्लस क्यू। ठीक, तो आप बताओ इस पे बल किस ओर लगता है। अभी आपको बताया हुआ थे कि जो तीव्रता की दिशा होती है वही बल की दिशा होती है। तो यहाँ पे ये जो बल लगेगा वो कहाँ की ओर लगेगा, आपका F बराबर क्यू ई ऊपर की ओर लगेगा। ठीक, ये तो हुआ प्लस क्यू के लिए। ये आपको थोड़ी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, ये तो काहे के लिए हुआ, ये प्लस क्यू के लिए हुआ। लेकिन अगर यहां कहीं माइनस क्यू होता, अगर यहां कहीं माइनस क्यू होता तो स्थिति आपकी उल्टी हो जाती। कैसे हो जाती है आपकी स्थिति उल्टी, जैसे प्लस क्यू पर ये बल कहां की ओर लग रहा है, प्लस क्यू पर मान लिया कि ये बल ऊपर की ओर लग रहा है, लेकिन अगर ये माइनस क्यू हो जाता तो माइनस क्यू के लिए इसकी दिशा बदल जाती है। इसमें यह है कि भार के संतुलन की बात हम आपको बताने वाले थे कि यहाँ mg हो जाता है, और अगर कोई ये बीच में ये संतुलन में है तो यहाँ पे क्यू और mg को बराबर रख देंगे, पर वो बात नहीं है, वो आप अपना देख लेंगे उसका। अभी मेन बात आपको मैं ये बता रहा था कि अगर प्लस क्यू है तो जो इस पे लगने वाले बल की दिशा होती है वो तीव्रता की दिशा में होती है, लेकिन अगर माइनस क्यू हुआ तो दिशा विपरीत हो जाती है। ये चीज आप लोगों को बताने वाले थे, तो ये आप समझ पा रहे हो कि प्लस क्यू के कारण इस तरफ है, लेकिन अगर माइनस क्यू आप कर दोगे तो माइनस क्यू के बीच में अगर माइनस क्यू रखा होगा तो उसकी दिशा बदल जाएगी। अब आज के लिए आपका केवल इतना ही, कल आपको इसके आगे की चीजें बताएंगे हम, और जो भी इसका होगा। और आशा करते हैं कि आपको कुछ चीजें जो आपको वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखा या तीव्रता वगैरह बताई हुई है आपको समझ में आई होंगी, और कल का जो लेक्चर आपको दिया हुआ था वो भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा, वो भी समझा होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, अब आगे की चीजें होंगी वो मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप खूब मन लगा के पढ़िए। आपको शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।